को आप लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब H2 क्या हो गया, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O लिक्विड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब देखिए केमिकल इक्वेशन की कुछ खास बातें हैं, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। वो बातें क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहली बात ये है कि जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअल में चेंज होना चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट एन एक्चुअल चेंज। ये आपके एक एक्चुअल चेंज को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब कोई चेंज होता है या नहीं होता है, इसके पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो प्लेटिनम जो है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, प्लेटिनम HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये चेंज नहीं होता है, इसका मतलब इसको हम केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात हमने बोला था कि जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर हमेशा हर एक चीज मोलिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए। मोलिकुलर फॉर्म, मोलिकुलर फॉर्म का मतलब क्या है, मोलिकुलर फॉर्म का मतलब है जो उसका फॉर्मूला है वो आपने अल्टर नहीं करना है। जैसे कि जैसे ऑक्सीजन गैस है, अब ऑक्सीजन गैस को हम केवल ओ गैस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ऑक्सीजन गैस, दिस इज नॉट ऑक्सीजन गैस। एक्चुअली ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 गैस होती है। ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन गैस बोल सकते हैं। O3 गैस, इसको हम ऑक्सीजन गैस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो लिख रहे हो उसका प्रॉपर एक मतलब होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात बिल्कुल गलत है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम बोल सकते हैं ओजोन गैस। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरह से नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन गैस इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मेटल लिखते हो तो मेटल का सिंबल लिख दो, उसके नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 एक इस तरह से प्लेटिनम 2, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, प्लेटिनम लिख दो, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मोलिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए। H2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका एक प्रॉपर रेशियो होता है। ठीक है, इस प्रॉपर रेशियो को आपने मेंटेन करना है। H2O2 अगर आपने लिख दिया तो ये अलग कंपाउंड हो जाएगा, इसको हम वाटर बोलते हैं, इसको वाटर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाटर की मोलिकुलर फॉर्म में। तो मोलिकुलर फॉर्म का आपने ध्यान रखना हमेशा। अब देखिए थर्ड बात देखते हैं। थर्ड बात इसके अंदर हो सकती है आपकी बैलेंसिंग की। अब देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन तब बोलते हैं जब वो बैलेंस्ड हो। थर्ड बात आपने पढ़ी थी बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मोटिव क्या है हमारा, करने का रीजन क्या है, तो मोटिव ये है कि जितना रिएक्टेंट आपने लिया डेफिनेटली उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितना रिएक्टेंट आपने लिया है उतना ही प्रोडक्ट हमेशा बनना चाहिए, कोई भी मास लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब है बैलेंसिंग का। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मैंने बताई थी, रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर वैलिड नहीं होता है। अब देखिए इसका मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया किस तरह से वैलिड नहीं होता है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर एक हीलियम एटम आपको बनाना है, ठीक है, एक हीलियम एटम आपको बनाना है, तो हीलियम एटम किस किस से बनेगा ये आप बता सकते हो। हीलियम एटम आपको बनेगा या हीलियम का न्यूक्लियस अगर आपको बनाना है, हीलियम का न्यूक्लियस ये होगा। तो हीलियम का न्यूक्लियस बनाने के लिए आपको 2 प्रोटॉन चाहिए और 2 न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है,
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चाहिए आपको। ठीक है बेटा। अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना होता है ये आपको पता है। ठीक है, फटाफट बताओ कितना होता है इसका, ये एग्जांपल आप लिख लेना। हाँ बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जल्दी बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ये चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, मैं पूछ रहा हूँ मास क्या होता है। ठीक है, मास पूछ रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितना होता है मास। अरे बेटा ये चार्ज बता रहे हो आप, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.602 10⁻⁻19 होता है, ये चार्ज है बेटा। ठीक है, वन पॉइंट मास सिक्स ऑफ, सेवन इंटू 10⁻27। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर इसको आप एएमयू की फॉर्म में लिखते हैं तो 1.00727 एएमयू के बराबर हो गए। ठीक है, इतना मास होता है एक प्रोटॉन का, तो 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का भी मास आपने लगभग बराबर ही पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही पड़ा होगा। एग्जैक्टली क्या होता है ये आप लिख सकते हो, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन का मास होता है आपके पास ऑडियो नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा देखो न्यूट्रॉन का मास जो होता है ये आपके पास होता है 1.00866। ठीक है, इतना मास होता है एक न्यूट्रॉन का, ये भी एएमयू यूनिट के अंदर है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ये मास है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट में जितना मास है इन दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हीलियम मॉलिक्यूल ये या हीलियम आयन का मास कितना होता है, ये इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली 4 पॉइंट, एक मिनट ये मुझे डाटा देखना पड़ेगा। 4.0026 AMU। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एनर्जी निकलती है। ठीक है बेटा, इससे आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो कि मास जो है यहाँ पे कंजर्वेशन फॉलो, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सोल्व करके देखना, इसको सोल्व करके देखो। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 23700
23710.2, ये टोटल मास इतना आ जाएगा। इसको डबल करोगे तो ये डबल कितना हो जाएगा, निकाल के देखो बेटा इसको कुल मिला के ना। अगर इसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 43140.2। ठीक है, ये टोटल मास है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है। इनको ऐड करके देखो, 6, 3, 3, 6, 7, 4, 11, 3, 0.4। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में मास कितना आया है। रिएक्टेंट साइड में मास था आपके पास 4.03166 और प्रोडक्ट साइड में मास आया आपका 4.0026। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आ गया, जितना रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना प्रोडक्ट का मास आपको नहीं मिला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो यहाँ पे नहीं होता है। इनका जो डिफरेंस होता है मास का, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम क्या होता है, चेंज इन मास। ठीक है, और जितना चेंज इन मास होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा एम, यानी कि चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जितना भी मास चेंज हुआ है वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन जो है काफी एनर्जेटिक रिएक्शंस होती हैं। बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से आप जो है बहुत सारे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये था इसका लिमिटेशन। अब देखिए इन रिएक्शन में फिर फॉलो क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखते हो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज फॉलोड। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल चीज है। यूनिवर्सल चीज का मतलब ऐसी चीज जो हर जगह एप्लीकेबल है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जहां पे मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है वहां पे हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होता है। और ये बात बताई आइंस्टीन ने बताया कि जितनी भी एनर्जी है आप उसको जो है मास में कन्वर्ट कर सकते हो और जितना भी मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के मास भी क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपने जो है मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए हमें बैलेंसिंग के ऊपर पहुंचना था, तो बैलेंसिंग को समझने के लिए हम पीयूएसी समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या बताता है कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स reacting will be equal to number of atoms produced। जितने एटम आपके रिएक्ट कर रहे होंगे उतने ही एटम आपके फाइनली प्रोडक्ट के अंदर मिलने वाले। ठीक है, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हुए बैलेंसिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आयरन को आप H2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो मान लेते हैं Fe3O4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहला काम, ये जो फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं इन फॉर्मूलों को पहले डब्बे में रख लो। ठीक है, डब्बे का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर आपने चेंज कर दिया तो रिएक्शन मॉलिक्यूलर नहीं रहेगी। ठीक है, रिएक्शन के मॉलिक्यूलर होने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला आपने लिख दिया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अब इसको इनके बाहर रहते हुए आपने बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड में आपको पता है आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड में आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 है।
तो किसी भी तरह से रिएक्टेंट साइड में आयरन है जितने उतने ही प्रोडक्ट साइड में आपने बनाने, किसी भी तरह से आपने कोशिश करनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इधर 3 है तो इधर भी 3 बना लो। ये सबसे पहला तरीका हमने पढ़ा था, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि तुक्का लगाओ मेथड। आयरन 3 है, 3 बना दिया आपने। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए आयरन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से बदली हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन केवल अनबैलेंस्ड रह गया आपका। आयरन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड रहता है। हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर 2 है। इनको 8 बनाने के लिए क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई किया और ये आपका बैलेंस हो गया। ये सबसे बेसिक बैलेंसिंग मेथड है। ठीक है, इसमें कुल मिला के रीजनिंग करनी है आपने, और रीजनिंग आप पढ़ते ही हो। ठीक है, ये सारी की सारी रीजनिंग है। इसके अंदर जो है अगर आपको फॉर्मूले पता है तो केमिस्ट्री फिर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये है बैलेंसिंग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग में मैंने एक बड़ा तरीका भी बताया था आपको, तो बड़े तरीके में भी वही करना था, बहुत सारी इक्वेशन बनानी थी आपने। ठीक है, काफी बार क्या करते हैं, काफी बार इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए जिंक प्लस H2SO4 गिविंग ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे X लगा देते हैं और यहाँ पे Y लगा देते हैं। ठीक है बेटा, और इन X और Y की वैल्यू पूछ लेते हैं कितनी होगी। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस करके बड़े आसानी से बता सकते हो कि इसमें X और Y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो इसका इसका एक सिंपल सा तरीका हो सकता है कि सबसे पहले जिंक को देख लो रिएक्टेंट साइड में कितना है। तो जिंक रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, Y है, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2x है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से इस तरह से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। तो ये एक मेथड बताया था, बड़ा सा बड़ी सी इक्वेशन के ऊपर लगा के दिखाया था। ठीक है, अगर एक बार करना चाहो तो दोबारा कर सकते हो उसको। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो ये क्वेश्चन के टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बैलेंसिंग हमने कर लिया है। ठीक है, अब रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ टू मेक ए रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एक रिएक्शन को किस तरह से आप इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, तो आप क्या करो, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टेट है, सॉलिड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट, लिक्विड को स्मॉल l से, गैस को स्मॉल g से, अगर पानी में डाल रखा तो एक्वस से, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस को जबरदस्ती आपने लिक्विड बनाया तो उसको हम बोलते हैं मोल्टन। ठीक है, ये सभी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्या क्या स्टेट बनेगी। ठीक है, इक्वेशन की या वर्ड की फॉर्म में आपको देके पूछ लेते हैं कि ये क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट के बारे में बताया था, ए सब्सटेंस which can alter, a substance which can alter rate of reaction, एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सके उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि या तो ये रिएक्शन को फास्ट कर सकता है या ये रिएक्शन को स्लो कर सकता है। ठीक है, इट कैन फास्ट
फास्ट अप द रिएक्शन और स्लो अप द रिएक्शन, स्लो डाउन द रिएक्शन। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। अब देखिए कैटलिस्ट के बारे में वैसे बहुत सारी बातें पढ़नी होती हैं, तो जो फास्ट अप करता है उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये शायद बात मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि इसके अंदर है नहीं सिलेबस के अंदर, वैसे ही फ्लो में बता रहा हूँ मैं अभी। तो जो स्लो करता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कैटलिस्ट की जरूरत क्या होती है। तो कैटलिस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा काम आता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, आपसे उसको समझ में उसकी मेन जो है जरूरत क्या है वो आपको पता लग जाएगी। अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है ना ग्लूकोज की अपनी बॉडी के अंदर, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है एटीपीज की फॉर्म में। ठीक है ना, ये रिएक्शन होती है आपकी बॉडी के अंदर। ये जितनी एनर्जी निकलती है ना बेटा एक मोल से, आपको मोल पता होगा क्या होता है। एक मोल में लगभग ये 180 ग्राम जो है ग्लूकोज होता है। तो एक मोल ग्लूकोज अगर एक साथ ये बर्न कर जाता है अपनी बॉडी के अंदर, तो एक बम की तरह फट सकती है अपनी बॉडी। ठीक है, इवन एक मॉलिक्यूल को आप देखोगे ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। ठीक है ना, आप इस चीज को अप्लाई करने के लिए जो है देख सकते हो, ग्लूकोज को एक छोटे से कंटेनर के अंदर लेना। ठीक है, छोटे से बर्तन में डालना ग्लूकोज को और उसको बर्न करके देखना। ठीक है, उसके बर्निंग से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके कंबशन से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इतनी एनर्जी अगर आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली हो जाती है, इतनी एनर्जी अगर डायरेक्टली बॉडी के अंदर निकल जाती है तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये जो रिएक्शन हम इतनी आसानी से लिख देते हैं सिंगल स्टेप में, एक्चुअल में एकदम से नहीं होती है। ये कम से कम 15 से 20 स्टेप लेती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता इसका, ये 15 से 20 स्टेप में कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जो बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबली 11th या 12th क्लास में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं इन आवर बॉडी। तो कम से कम 15 से 20 स्टेप में होते हैं, और हर एक के अंदर एंजाइम जो है, एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। एंजाइम को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो एनर्जी आपकी निकल रही है उसको हम आराम आराम से यूटिलाइज भी कर पाए, और वो आपके शरीर को जो है क्षति भी ना पहुंचाए, हानि भी ना पहुंचाए। ठीक है, तो कैटलिस्ट का जो है इतना इंपॉर्टेंट काम होता है। अब कैटलिस्ट से रिलेटेड जो है दो चीजें और होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोमोटर और एक को हम बोलते हैं पॉइजन। प्रोमोटर जो है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और पॉइजन जो है डिक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोमोटर होते हैं। जितने भी आप विटामिन खाते हो ना, विटामिन्स, ठीक है, वो लगभग प्रमोटर होते हैं एंजाइम्स के। जितने भी एंजाइम आप यूज करते हो उन सब में जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे के सारे प्रमोटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली बी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़े होंगे। विटामिन बी जो है केवल सिंगल बी नहीं होती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12, इतनी सारी जो है विटामिन बी होती है, इनको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे